हेलो, वेलकम बैक टू टीच वाई आर कोचिंग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती हैं। हर बार हमारे एग्ज़ाम में संविधान से जुड़ी बातें जो पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे। हमें संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण ही बातें हैं। जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा जाता है वो मौलिक अधिकार है। कौन सा है? मौलिक अधिकार। तो पहला टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बहुविकल्पीय में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को लिखना है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। आप लोग याद रखना, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 होती है। फिर इसका दूसरा टॉपिक है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। तो इसका क्या वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? इसका संविधान का जो मौलिक अधिकार वाला वर्णन है भाग 3 से अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। तो इसका तीसरा टॉपिक है, संविधान के भाग 3 को ही भारत का अधिकार पत्र मग्न कार्ड का भी कहा जाता है। जो संविधान का भाग 3 है उसमें उससे ही स्टार्टिंग है मौलिक अधिकारों की संख्या। ठीक है, तो आप लोग संविधान का जो भाग तीसरा है उसको ही भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे भारत का अधिकार पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मग्न कार्ड का भी कहा जाता है। तो इसका चौथा टॉपिक है, मग्न कार्ड का को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो हम लोग हमारे बहुविकल्पीय में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मग्न कार्ड का को क्या कहते हैं। तो आप लोग इसका जन्मदाता बता सकते हैं। ठीक है, फिर है मग्न कार्ड का एक फ्रांसीसी शब्द है। जो मग्न कार्ड का कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द। हमारे इंडिया का ये शब्द नहीं है, मग्न कार्ड का एक फ्रांसीसी शब्द है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। मग्न कार्ड का एक फ्रांसीसी शब्द तो है, बट इसमें सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। तो आप लोग ये याद रखना, इसका जो उपयोग है, प्रयोग कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में। और मग्न कार्ड का एक फ्रांसीसी शब्द है। फिर इसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोग उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता था। फिर इसका तीसरा है पॉइंट, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के तहत अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। फिर इसका चौथा टॉपिक है, मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम मूल अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। आप लोग ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू को मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया गया। तो चलिए जानते हैं दूसरे पॉइंट। ये तो हमें संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक आप लोगों को बता दिया। बेसिक जो पता होना चाहिए, बाय चांस क्वेश्चन आ जाते हैं टिक द करेक्ट में, तो आप लोग बिना कोई प्रॉब्लम के आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को मौलिक अधिकारों के पॉइंट व पॉइंट अधिकार बताएंगे आप लोगों के। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की स्टार्टिंग है यहाँ से। पहला क्या है मौलिक अधिकार? हमारा पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। ये समता या समानता का अधिकार है। ठीक है, ये कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो पहला इसका पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। इसमें क्या बताया गया? इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। तो इसमें क्या अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान सबको अनुमति भी मिलेगी। और ये संविधान कहाँ? ये ब्रिटेन से संविधान लिया गया था। जो ये अनुच्छेद 14 का टॉपिक है वो ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया था। फिर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखिए क्या होता है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। जो हम लोग आजकल के टाइम में धर्म, जाति, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होते हैं एक दूसरे में, उसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया है। इसका अर्थ ये है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारे मौलिक अधिकार में समता या समानता का अधिकार से अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के बारे में बताया गया है। और इसका अर्थ ये है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर जो करेगा उसके लिए दंडित अपराध होगा। फिर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या हुआ देखिए, जानते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर क्या इसमें क्या हुआ? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग।
तो इसमें अनुच्छेद 16 में बताया गया लोक राजनीतिक और इनमें सब में नियुक्ति होगी। जो पिछड़ा वर्ग होते हैं, अनुसूचित जाति होती हैं, अपवाद और इनमें इन्हें बताया गया। फिर अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अस्पृश्यता जो अनुसूचित जाति होती हैं, जो उच्च जाति के लोग उन जातियों से अस्पृश्यता का भाव रखते हैं, कोई चीज़ छूने नहीं देते, तो इसमें क्या बताया गया, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडित अपराध घोषित किया जाएगा। जो मतलब अस्पृश्यता का भाव रखेगा उसे दंडित अपराध घोषित किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हुआ था, जैसे कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, सेना और या तो विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अब बाकी कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, सिर्फ सेना या विधा संबंधी ही कर सकते हैं। फिर क्या है, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस अनुच्छेद 18 में ये कहा गया था, सेना या विधा संबंधी के सम्मान से सिवाय कोई अन्य उपाधि नहीं ले सकता है, और भारत में कोई नागरिक किसी अन्य देश से राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 तक के अनुच्छेद सब समझ आ गए होंगे। अब हम मौलिक अधिकार, जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है, उसके बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसके बहुविकल्पीय भी हम आप लोगों को दूसरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।